मेरी बेटी को विवाह की पहली ही रात तलाक थमा दिया गया। ससुराल की औरत और उसका पति बोले, इसमें खोट है, इसे अपने घर ही रख लो। मेरी बच्ची बिलखती सिसकती लौट आई। यह आघात मेरे पति से सहा नहीं गया और उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं मानो आधी सनकी सी हो चली थी, बेटी तलाकशुदा और मैं विधवा। एक रात मैंने सोचा, आखिर यह खोट है क्या? मैं दबे पांव बेटी के कमरे में गई, उसकी कमर से कपड़ा सरका कर देखा और मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मेरा नाम सरिता है। कल तक मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत औरत दुनिया में कोई नहीं। मेरी पूरी दुनिया मेरी इकलौती बेटी अन्वी और मेरे सिर का ताज मेरे पति अरुण थे। अरुण ने उम्र भर मजदूरी रीढ़ की ईमानदारी पर कमाई की। हम दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को फूल सी नाजुकी से पाला। हम गरीब भले थे, पर उसकी परवरिश में कभी कमी नहीं रहने दी। वह इतनी सलीकेदार, भली और सुंदर थी कि गली से गुजरती तो लोग दोबारा मुड़कर देखते। मैंने अपनी जवानी के कई अरमान उसके दहेज के लिए कुर्बान कर दिए। पैसा पैसा जोड़कर उसके लिए सामान बनवाया। अरुण भी देर रात तक काम करते ताकि अन्वी के ससुराल में हमारी इज्जत बनी रहे। फिर जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। अन्वी का रिश्ता शहर के एक अच्छे खानदानी घर में तय हुआ तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। लड़का कबीर कम बोलता था, मगर हर मुलाकात में बड़े अदब से पेश आता। होने वाली समधन शारदा देवी ऊपर ऊपर से इतनी मोहब्बत जताती कि मेरा मन खिल उठता। मुझे और अरुण को लगा हमारी उम्र भर की मेहनत रंग लाई है। हमारी बेटी अब राज करेगी। हमने अपनी औकात से बढ़कर उनकी हर मांग पूरी की, हर फरमाइश पर सिर झुका दिया। शादी की सुबह से ही दिल घबराया सा था। मैंने अरुण से कहा, आज मन बड़ा बैठा बैठा है, न जाने क्यों। वे मुस्कुराए। सरिता, हर माँ को यही लगता है, बेटी की जुदाई का ख्याल बेचैन कर देता है। ये खुशी के आंसू हैं। घर मेहमानों से भरा था। ढोलक की थाप और गीतों की गूंज में मेरी घबराहट दब गई। जब मेरी अन्वी सुर्ख दुल्हन बनकर मेरे सामने आई, मेरी आंखें भीग गईं। वह सच में चांद का टुकड़ा लग रही थी। पंडित जी ने कन्यादान और सप्तपदी की तैयारी शुरू की तो अरुण अपनी बेटी को यूं सजा धजा देखे बिना आंसू नहीं रोक पाए। बारात आई, जयमाल हुई और मंडप में विवाह की रस्में शुरू। 7 फेरों के वक्त जब पंडित जी ने पूछा, कन्या, क्या आप इस विवाह को स्वीकार करती हैं? तो अन्वी की बहुत धीमी सी हाँ मेरे कानों तक पहुंची और मेरा कलेजा कांप उठा। आज वह किसी और के घर की हो रही थी। विदाई का समय आया। मेरी बेटी मुझसे लिपटकर यूं रोई जैसे कोई बच्चा माँ से बिछोड़ रहा हो। मैंने कांपते हाथों से उसकी पीठ सहलाते हुए आशीर्वाद दिया। अरुण ने भी कंपाते हाथों से बेटी का हाथ दामाद कबीर के हाथ में रखकर डबडबाई आंखों से कहा, खुश रहो बेटी। गाड़ी चली तो वह धीरे धीरे मेरी नजरों से ओझल हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। अरुण ने कंधे पर हाथ रख कहा, मुबारक हो, हमारा फर्ज पूरा हुआ। घर लौटकर मेहमानों को विदा किया तो रात का पिछला पहर था। सुबह से हंसी किलकारियों से गूंजता घर अब सूना, हर तरफ बिखरे फूल और अन्वी की रौनक की परछाइयां। हम दोनों थके सोफे पर ढह गए। उन्होंने कहा, शुक्र है भगवान का, सब हो गया। मैंने जोड़ा, अब रिसेप्शन की तैयारी करनी है। वह मुस्कुराए, कल हमारी बेटी की नई जिंदगी का पहला दिन होगा। फिर बोले, मैं थोड़ा आराम कर लूं। मैं बोली, मैं बस अन्वी का कमरा समेटकर आती हूँ। उसका खाली कमरे, बिस्तर, किताबें, चूड़ियां, सब वैसे ही। मैं बिस्तर पर बैठकर उसकी चीजें छू छू कर जाने कब तक रोती रही। उसकी हंसी, मेरी डांट, पापा की दुलारी, सब आंखों के आगे घूमता रहा। मैं जुदाई के गम में डूबी ही थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी, बेचैन, घबराहट भरी। इस वक्त कौन? दिल हलक में आ गया। अरुण भी घबराकर बाहर आए। सरिता, कौन है? मैंने कहा, पता नहीं। दस्तक इतनी ताबड़तोड़ कि जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। अरुण ने धीरे से कहा, तुम पीछे रहो, मैं देखता हूँ। जैसे ही उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला
हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने अनवी खड़ी थी, वही सुर्ख जोड़ा, वही जेवर, बट चेहरा आंसुओं से तर, बाल बिखरे, देह कांपती। पीछे कबीर और उसकी माँ शारदा देवी गुस्से से भरे खड़े। मैं कुछ पूछ भी न पाई कि उसकी सास चीखी, लो अपनी मनहूस बेटी संभालो। मैंने घबराकर कहा, सब ठीक तो है बहन, मेरी बेटी से कोई गलती हुई क्या? सास ने नफरत से जमीन पर थूका, इसमें खोट है, इसे अपने पास रखो। ऐसी दूषित बहू हमें नहीं चाहिए। मेरी अनवी में खोट? मेरी सांस थम गई। मैंने कबीर की तरफ देखा, वह खामोश। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आप तो कुछ कहिए, आपकी माँ क्या कह रही हैं? कबीर ने अनवी पर घृणा की नजर डाली। आंटी, इसने हमें धोखा दिया, यह पवित्र नहीं है। मैं चीख पड़ी, होश में हो तुम? वह गरजा, आज से रिश्ता खत्म, मैं इसे तलाक देता हूँ। इतने में सास बेटे ने मिलकर अनवी को दहलीज तक घसीटा। अब यह हमारी बहू नहीं, इसे अपने घर ले जाओ। वे उसे दरवाजे पर छोड़कर बिना मुड़े सीढ़ियां उतर गए। मेरी दुनिया पल में बिखर गई। अनवी वहीं ढहकर फूट फूट रोने लगी। मम्मी, इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, घर से निकाल दिया। मैं पत्थर सी उसे देखती रह गई। कुछ घंटे पहले डोली में विदा हुई बेटी यूं जल्दी कैसे लौट आई? खोट, कौन सा खोट? मेरे होश उड़ गए। मैंने बेटी को उठाकर अंदर ले जाना चाहा, तभी अरुण का ख्याल आया। वे वहीं सोफे पर बैठे थे जहां मैं उन्हें छोड़ आई थी, स्तब्ध, मानो किसी गहरे सदमे में। मैंने चीख कर कहा, देखिए हमारी बेटी की दुनिया उजड़ गई। पर वे हिले नहीं। मैंने झकझोरा, कुछ बोलिए अरुण। तभी उनका बेजान शरीर एक तरफ ढलक गया। वे यह बेइज्जती, यह इल्जाम, यह सदमा नहीं सह पाए। उनकी सांसें थम चुकी थीं। मेरे मुंह से ऐसी चीख निकली मानो आसमान फट गया। एक ही रात में सब खत्म। बेटी का सुहाग उजड़ गया, मेरा भी। जहां कुछ घंटे पहले शहनाइयां थीं, अब मातम। मेरे रोने की आवाज और बेटी की सिसकियों से घर भर गया। मैं एक रात में खुशहाल बीवी से विधवा और हंसती खेलती माँ से तलाकशुदा बेटी की माँ बन गई। और मुझे यह तक नहीं पता था कि मेरी बेटी का कौन सा दोष था, जिसकी कीमत मेरे पति ने जान देकर और मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी बर्बाद करके चुकाई। एक ओर सोफे पर मेरे पति की निस्पंद काया, दूसरी ओर दुल्हन के जोड़े में दहलीज पर सिसकती मेरी बेटी, खुशियों का घर मातमगाह बन गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पति का गम मनाऊं या बेटी के उजड़े घर पर विलाप करूं। विनय नहीं, अब अरुण का सुकून भरा चेहरा आंखों में था और अनवी की टूटी सांसें कलेजा चीर रही थीं। रात के उस अंधेरे में हम माँ बेटी अकेली रह गई। सुबह की पहली किरण चुभन लगी। आज रिसेप्शन होना था, उसे ससुराल में नई जिंदगी शुरू करनी थी। मगर अब कोई शोर शराबा नहीं, वह तलाकशुदा ठहरा दी गई थी। मैंने हिम्मत करके अरुण के भाई को फोन किया। आवाज निकल नहीं रही थी, बस इतना कह सकी, भैया। अरुण चल बसे और अनवी वापस आ गई। ये दो वाक्य मेरे लिए कयामत थे। थोड़ी देर में मोहल्ले वाले आ गए। पहले सबने अरुण की अचानक मौत पर अफसोस किया। सब स्तब्ध थे कि इतना भला चंगा आदमी कैसे चला गया। फिर नजरें कोने में बैठी अनवी पर टिक गईं। वह अब भी उसी सुर्ख जोड़े में, जेवर और मेकअप मानो उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक औरत ने दूसरी के कान में कुछ कहा। हमदर्दी की जगह जिज्ञासा ने ले ली। घर में दो मातम, एक मेरे पति की मौत का, दूसरा मेरी बेटी के तलाक का। औरतें आती, गले लगाती, सरिता सब्र करो, भगवान को यही मंजूर था। फिर दबी आवाज में पूछती, यह सब कैसे हुआ? अनवी यहाँ क्यों? विदाई तो रात को हुई थी। कोई बोली, लड़के वालों ने रात में ही लौटा दिया। दूसरी बोली, तौबा तौबा, लड़की में बड़ा खोट रहा होगा, वरना सुहागरात को कौन तलाक देता है। कोई फुसफुसाता, बेचारे अरुण यही सदमा नहीं सह पाए। जैसे हर घटना एक ही धागे में पिरो दी गई हो। बेटी की कथित कमजोरी देख पिता मर गया। ये बातें तीर बनकर दिल में धंसती रहीं। मेरे पति सामने पड़े थे, मगर लोगों की दिलचस्पी उनकी मौत से ज्यादा
मेरी बेटी के खोट में थी। मैं नियम पागल सी कभी अरुण की देह से लिपट कर रोती, कभी अन्वी को सीने से लगाती। अन्वी जिंदा लाश, रोना भी छोड़ दिया, एक बिंदु पर निगाहें गड़ाए, न बोलती न हिलती। मैं पूछती, बेटी उस रात क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा? वह कांपने लगती, पर जुबान न खुलती। अरुण की अंत्येष्टि हो चुकी थी। श्मशान में मैंने अपने हाथों से अपने सुहाग को अग्नि को सौंपा। लोग ढाढ़स बंधा रहे थे, पर मेरा धैर्य तो उनकी चिता की लपटों के साथ राख हो गया। घर लौटी तो आंगन ओसारे शोक संतप्त लोगों से भरे, पर यह शोक कहाँ, मानो तमाशा, हर नजर मेरी बेटी पर जैसे वह अपराध हो, बोझ। किसी की आंखों में सच्ची संवेदना नहीं, बस फुसफुसाहट, उंगलियां उठती, मानो मेरे पति की मौत की वजह वही हो। दिन बीते, दुख सांत्वना देने वालों का सिलसिला जारी, पर मेरा मन मस्तिष्क सुन्न। कभी मैं खुद से बातें करती, कभी अरुण को पुकारती, उठो, देखो, तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो गया। लोग कहते, बेचारी सदमे से पागल हो गई। सच में मैं पागल सी ही हो चली थी। एक ओर विधवा होने का दाग, दूसरी ओर बेटी को छोड़कर लौटा दिए जाने का कलंक। कोई मुझे विधवा कहकर तरस खाता, कोई त्यागी लड़की की माँ कहकर ताने देता। मेरे नाम बदल गए। पति की मौत का शोक समय के साथ भीतर दबता गया, पर बेटी का दुख रोज ताजा हो उठता। वह खामोश, घर में साए की तरह घूमती, चेहरा पीला, आंखों की चमक बुझी, उसे देखकर कलेजा कट जाता। मेरी फूल सी बच्ची मुरझा गई थी, और ससुराल वालों का ताना कानों में गूंजता, इसमें खोट है। आखिर क्या कमी थी मेरी बेटी में, जिसे मैंने अपने हाथों से पाला पोसा? मुझे उसमें कभी कोई कमी न दिखी। यही सवाल मुझे सोने नहीं देता। जिज्ञासा मुझे पागल किए दे रही थी। कई हफ्ते गुजर गए, घर अब मेहमानों से खाली, बस मैं, मेरी बेटी और हमारी खामोशी। एक रात चांदनी सहन में फैल रही थी, मैं सोई कहाँ थी। तभी अन्वी के कमरे से कराहने की आवाज आई। वह सो रही थी, पर शायद दर्द से तड़प रही थी। मेरा दिल धक से, सास का वह जुमला, खोट है, हथौड़े की तरह दंदनाया। मेरे भीतर एक जुनूनी हौसला जागा। आज मैं अपनी आंखों से वह कमी देखूंगी। मुझे जानना था, मेरी बेटी का वह कौन सा गुनाह था जिसने हमारी दुनिया उजाड़ दी। मैं दबे पांव उसके कमरे तक गई, बिना आहट। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि डर लगा कहीं वह न जाग जाए। दरवाजा हल्के से खोला, अंदर घना अंधेरा, बस कॉरिडोर की मध्यम रोशनी बिस्तर पर पड़ रही थी। अन्वी उलटी लेटी थी, चेहरा तकिए में गड़ा, कंधों पर भीगे बाल बिखरे। लगता था सोने से पहले खूब रोई है। मेरा दिल कट गया। मेरी बच्ची किस अजीब सजा से गुजर रही थी, और मैं माँ होकर भी कुछ न कर पा रही थी। उसकी सांसें घुटन भरी, माथे पर नींद में भी शिकन, जैसे कोई बुरा सपना सताता हो। वह सोते सोते कराह रही थी, वही आवाज जिसने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। मैं झुकी, माथे से बाल हटाए। चांदनी उसके मासूम चेहरे पर, आंसुओं से धुले गाल अभी भी नम। मैंने खुद से पूछा, आखिर इस चेहरे में क्या कमी? मेरी अन्वी तो फरिश्ता है। वे लोग ही अंधे थे जिन्होंने इल्जाम लगाया, वही जालिम जिनकी वजह से मेरे पति चल बसे। दिल से बद्दुआ निकली। याद आया, अरुण ठीक कहते थे, हमारी बेटी में कोई कमी हो ही नहीं सकती। यह लालची लोगों का बहाना रहा होगा, शायद दहेज कम लगा हो, पर उनका वह एक वाक्य, खोट है इसमें, अब भी हथौड़े सा बज रहा था। दिल दिमाग में गूंज रुकती नहीं थी। नहीं, कुछ न कुछ तो था जो उन्होंने रात के अंधेरे में देखा। ऐसी कोई चीज जिसने उन्हें इतना डरा या भड़का दिया कि पल में रिश्ता तोड़ दिया। शायद अन्वी को ठंड लगी, वह नींद में सिमटी। मैं प्यार से उसका कंबल ठीक करना चाहती थी, कंबल उठाकर कंधों तक लाना चाहा। वह उलटी लेटी थी, और शायद बेचैनी के कारण उसकी कमीज कमर से थोड़ी ऊपर खिसक गई थी। मेरी नजर उसकी नंगी कमर पर पड़ी। मैंने कंबल वहीं रोक लिया। पहले तो अंधेरे में खास कुछ दिखा नहीं, फिर आंखें रोशनी में ढलने लगी। उसकी कमर बिल्कुल स्वच्छ। मैंने राहत की सांस ली। कुछ नहीं, मैं वहम कर रही थी। मैं कंबल डालने ही वाली थी कि नजर कमर के निचले हिस्से में
रीढ़ से थोड़ा हटकर एक जगह ठिठक गई। वहां कुछ था, एक निशान। मैंने आंखें मल लीं, शायद रोशनी का धोखा। थोड़ा और झुकी। नहीं, यह धोखा नहीं था, वह सच था। मेरी सांस अटक गई। कांपते हाथों से मैंने उसकी कमीज थोड़ा और ऊपर की। जो देखा उस पर यकीन न हुआ। आंखें फटी रह गईं। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया। यह कैसे संभव? मेरी बेटी की कमर पर यह निशान कहाँ से आया? पहले कभी नहीं देखा। यह ना तो जन्म का तिल था, न किसी चोट का सामान्य दाग। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने मेरी रूह तक हिला दी। चीख हलक में ही अटक गई। उस निशान की बनावट अजीब। यह कोई आम दाग नहीं, बल्कि एक संकेत। और इसी संकेत ने मेरी बेटी की जिंदगी तहस नहस कर दी। मैं माँ होकर भी अंधी रही, उसकी खामोश चीखें सुन न सकी। तभी याद आया, शादी से करीब 2 महीने पहले अनवी अपने राजेंद्र चाचा के पास गांव गई थी। वह अक्सर जाती थी, वहां सहेलियां थीं, मगर इस बार 10 दिन बाद लौटी तो वह वैसी नहीं थी। चुप, सहमी, डरी, जैसे कुछ बहुत भयावह देखा हो या उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। इन्हीं दिनों रिश्ता भी चल रहा था। मैंने और अरुण ने उसकी खामोशी देखी, मगर हमने इसका अर्थ कुछ और ही लगाया। मैंने कहा, हमारी बेटी मुरझा सी गई है, गांव से आकर हंसती बोलती नहीं। अरुण ने तसल्ली दी, रिश्ता तय हो रहा है इसलिए परेशान है। माँ बाप से बिछुड़ने का ख्याल लड़कियों को उदास करता है। और मैं मान गई। मैं कितनी नादान थी। उसकी उदासी को जुदाई का गम समझ लिया। उसकी आंखों में छुपी व्यथा न पड़ सकी। मुझे याद है, वह रातों को रोती मिलती। मैं कमरे में जाती तो जल्दी से आंसू पोंछ लेती। पूछती, क्या हुआ बेटी? कहती, मम्मी, बस आपकी याद आ रही थी, सोच रही थी आपके बिना कैसे रहूंगी। मैं उसके सिर पर हाथ रखती, पगली, अभी तू यहीं है, जब चली जाएगी तो क्या करेगी? वह मुझसे लिपट जाती, पर कुछ कहती नहीं। उसकी आंखों में एक गहरा डर था, जो तब मैं पढ़ न सकी। मैं कांपते हाथों से उस निशान को छूना चाहती थी, हिम्मत न हुई। वह निशान मुझे घूर रहा था। उसकी बनावट एक दिल की आकृति जैसी, और भीतर कटी खुदी लकीरों की छाया। मैंने तुरंत कमीज नीचे कर दी, कंबल ओढ़ा दिया। हाथ बर्फ, पूरा वजूद कांपता। मैं उल्टे पांव बाहर निकली, दिल दिमाग सुन्न। बीते महीनों के धुंधले मंजर अब साफ। गांव से डरकर लौटना, रातों में रोना, मेहंदी की रात, चेहरा फीका, शादी में कातरपन, सब एक धागे में बंधा हुआ। नहीं, मुझे सच जानना था। अभी इसी वक्त दिमाग बिजली सा दौड़ा। तान्या, अनवी की सबसे प्यारी सहेली, गांव भी उसी के साथ गई थी, और मेहंदी की रात आइसक्रीम खाने भी वहीं ले गई थी। मैंने थरथराते हाथों से फोन उठाया। आधी रात उसे कॉल करने में झिझक रही थी, पर मेरी बेटी की बर्बाद जिंदगी और मेरे पति की मौत का सवाल था। नंबर मिलाया। उसकी माँ ने उठाया, नींद भरी आवाज, बोली, सब ठीक तो है सरिता? मैंने कहा, बहन, मैं सरिता, कृपया तान्या से बात करवा दीजिए, बहुत जरूरी है। वे घबराईं। क्या हुआ? मैंने बस कहा, आप उन्हें फोन दे दीजिए। तान्या लाइन पर आई, आवाज घबराई। आंटी, सब ठीक है ना? मेरी आवाज टूटती। मैंने मुश्किल से कहा, बेटी, क्या तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकती हो? मैं इंतजार कर रही हूँ। शायद मेरी घबराहट वह समझ गई। बोली, आंटी, मैं अभी आती हूँ। मैं दरवाजे पर जा बैठी। अब मैं सरिता नहीं, जख्मी शेरनी थी, जिसे अपने शिकार की खबर मिल गई थी। करीब 20 मिनट बाद हल्की दस्तक हुई। मैं भागकर दरवाजा खोला। सामने तान्या, वह भी डरी हुई। मैंने उसका बाजू पकड़कर भीतर खींच लिया। वह बोली, आंटी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैंने उसे सहन में बिठाया। उसके हाथ मेरे हाथ में, बर्फ जैसे ठंडे। अपनी उखड़ी सांसें संभालते हुए मैंने उसकी आंखों में देखा। बेटी, सच सच बताओ, मेहंदी की रात जब तुम लोग आइसक्रीम खाने गए थे, तब क्या हुआ था? सवाल सुनते ही तान्या का रंग पीला पड़ गया। हकलाई, आंटी, कुछ भी तो नहीं, हम आइसक्रीम खाकर लौट आए थे। मेरी पकड़ कस गई। मैं चीख पड़ी, झूठ मत बोलो, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। उसे तलाक दे दिया, मेरे पति मर गए। मुझे सच जानना है।
अगर तुमने सच न बताया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। ये सुनकर तान्या कांप गई, रोते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ी। आंटी, माफ कर दीजिए। अन्वी ने मुझे भगवान गीता की कसम दी थी कि मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। ये सुनकर जैसे दिल थम गया। मैंने उसे उठाया, कठोर स्वर में कहा, अब बताओ कौन सी कसम, और तुम दोनों ने मुझसे क्या छुपाया? तान्या सिसकती बोली, आंटी, सब तब शुरू हुआ जब अन्वी गांव गई थी। वहां के जमींदार प्रताप सिंह का लड़का करण बड़ा गुंडा और बदमाश। उसने अन्वी को देखा तो पीछे पड़ गया, जहां जाती पीछा करता। अन्वी ने बहुत समझाया, डांटा, पर वह माना नहीं। एक दिन उसने रास्ता रोककर जबरदस्ती बात करना चाहा, तो अन्वी ने गुस्से में उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। मेरे दिल में दर्द की टीस उठी। मेरी बहादुर बेटी, तान्या बोली। उसी दिन उसने अन्वी को धमकाया, तूने थप्पड़ मारा? अब याद रखना, अगर तू मेरी नहीं हुई तो तुझे किसी के लायक नहीं छोड़ूंगा। अन्वी डरकर घर भाग आई और हम अगले ही दिन शहर लौट आए। उसने मुझसे कसम ली कि मैं किसी को कुछ न बताऊं। कहती, अगर पापा को पता चला तो वे परेशान हो जाएंगे और रिश्ता टूट जाएगा। मैंने पूछा, फिर मेहंदी की रात क्या हुआ? तान्या ने जो कहा वह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। आंटी, हम आइसक्रीम खाने नहीं गए थे। करण ने अन्वी को फोन पर धमकाया, कहा, अगर तुम मुझसे आखिरी बार मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे होने वाले ससुराल जाकर बता दूंगा कि तुम गांव में मेरे साथ घूमती थी। अन्वी बहुत डर गई, उसे लगा शादी टूट जाएगी। उसने मुझसे कहा, तान्या, मेरे साथ चल, मैं उससे बात करके सब खत्म करना चाहती हूँ। मैं भी मूर्खता में उसके साथ हो ली। हम उस जगह गए जहां उसने बुलाया था। वह अकेला नहीं था, उसके 2 गुंडे और। उन्होंने हमें जकड़ लिया, मुझे गाड़ी में बंद कर दिया और अन्वी को घने अंधेरे में घसीट ले गए। मैं चीखती रही, पर सुनने वाला कोई नहीं। मेरी सांस अटक गई। मैंने फुसफुसाकर पूछा, फिर क्या हुआ? तान्या बोली, आंटी, उन दरिंदों ने अन्वी को कसकर पकड़ा और करण ने अपनी जेब से ब्लेड निकाली। वह हंस रहा था, बोला, तूने मुझे तमाचा मारा था ना? अब मैं अपना नाम तुम्हारे जिस्म पर ऐसे लिखूंगा कि सारी उम्र याद रहे। उसने अन्वी की कमीज कमर से खींचकर हटाई। ब्लेड से उसकी त्वचा पर पहले एक दिल उकेरा और उस दिल के बीचों बीच खुदाई सी करते हुए करण लिखा। अन्वी दर्द से तड़प रही थी, चीखने की कोशिश करती, पर उन्होंने उसका मुंह कसा हुआ था। मैं गाड़ी में बंद चीखती रही, पर सुनने वाला कोई नहीं। थोड़ी देर बाद वे जालिम उसे वहीं फेंककर चले गए। अन्वी दर्द और दहशत में बेहोश हो गई। मैं किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकली, उसे उठाया और डगमगाते कदमों से घर लाई। उसने होश आते ही मुझे कसकर पकड़ लिया और कसम दी, अगर तूने किसी को बताया तो मैं जान दे दूंगी। पापा ये सदमा सह नहीं पाएंगे और मेरी शादी भी टूट जाएगी। मैं वहीं सहन की ठंडी जमीन पर बैठ गई। सब कुछ समझते ही शरीर सुन्न, मन शून्य। मेरी बेटी पर इतना बड़ा जुल्म हुआ और मुझे खबर तक न थी। तान्या बुझे स्वर में कहती चली गई। उसके बाद अन्वी ने रातें रो रो कर काटी। मेहंदी की रात भी वह इसलिए गुमसुम थी। शादी की रस्मों में वह बस कांपती रही, पर कुछ बोली नहीं। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकी। अन्वी ने गीता की कसम दिलाई थी। मेरे भीतर कुछ टूटकर बिखर गया और उसी पल कुछ और इस्पात की तरह कड़ा हो गया। अब सारी कड़ियां जुड़ गई थीं। गांव से लौटने के बाद की खामोशी, रातों की सिसकियां, मेहंदी की रात, आइसक्रीम का बहाना, शादी में अन्वी का थरथराना, सब उसी शैतानी निशान से बंधा हुआ। उस सुहागरात को कबीर ने वही निशान देखा होगा, दिल की आकृति और भीतर खुदा करण। उसने पूछा भी नहीं कि यह कैसे हुआ। अपनी समझ से फैसला सुनाया, मेरी बेटी को चरित्रहीन ठहरा दिया, तलाक दे दिया और मेरे अरुण वही सदमा सह न सके, चल बसे। मेरी बेटी में कोई खोट नहीं थी। वह तो एक मासूम पीड़िता थी जिसके जिस्म पर जुल्म का दस्तावेज खुदा हुआ था। तान्या के जाने के बाद मैं लंबे समय तक जमी रही। आंखों से आंसू सूख चुके थे, अंदर एक आग भड़क उठी थी। मैं अब वह सदमे से टूटी नीम पागल सरिता नहीं थी।
मैं एक विधवा थी जिसका सुहाग छीन लिया गया, और एक माँ थी जिसकी बेटी की इज्जत पर ऐसा दाग जड़ दिया गया कि घर उजड़ गया। मैं खड़ी हुई, पैरों में कंपन नहीं, संकल्प था। मैं सीधे अन्वी के कमरे में गई। वह दुनिया से बेखबर सो रही थी। मैंने उसे झकझोरा, उठो मेरी बेटी, उठो। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, आंखों में वही पुराना डर। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आप ठीक हैं? मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, कुछ नहीं हुआ, अब जो होगा वह इंसाफ होगा। चलो मेरे साथ, हमें गांव जाना है। गांव का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सारा बदन कांपने लगा। वह मेरे पैरों में गिर पड़ी। नहीं माँ, वहां नहीं, वह मुझे मार देगा। मम्मी प्लीज। मैंने उसके बाजू पकड़कर उससे उठाया, आंखों में आंखें डालकर कहा, वह तुम्हें पहले ही मार चुका है, और तुम्हारे बाप को भी। अब अगर तुम चुप रही तो हम दोनों भी मर जाएंगे। उठो, आज तुम्हारी माँ तुम्हें इंसाफ दिलाएगी। मेरी आवाज की कठोरता से वह सहम गई, आंसू पोंछे और तैयार हो गई। हमने जरूरी सामान उठाया, घर पर ताला लगाया और रात के आखिरी पहर शहर छोड़ दिया। भोर की पहली बस से हम गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते भर अन्वी सिहरती रही, खिड़की से बाहर अंधेरे को ऐसे देखती जैसे अपनी मौत देख रही हो, और मैं अपने भीतर धधकती आग को थामे रही। दोपहर तक गांव के अड्डे पर उतरे। गांव वैसा ही था, पर मेरी नजर में वह अब शांत जगह नहीं, दरिंदों का जंगल था। लोग फुसफुसाते, अरुण के चले जाने के बाद सरिता अपनी बेटी को लेकर क्यों आई है। मैंने किसी की परवाह न की, देवर के घर भी नहीं गई। अन्वी का हाथ थामकर सीधे गांव के सबसे बड़े सरपंच शंभुनाथ के चौपाल की ओर बढ़ी। शंभुनाथ न्यायप्रिय माने जाते थे। आज उनके न्याय की परीक्षा थी। वे अपने साथियों के साथ बैठे थे। हमें इस हाल में देखकर उठ खड़े हुए, बोले, सरिता बेटी, सब ठीक तो है? अरुण के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। और अन्वी, यह कैसी हालत है? मेरी आंखों से आंसू बहे, पर आवाज में दृढ़ता थी। सरपंच जी, मैं भीख नहीं, इंसाफ मांगने आई हूँ। मेरी बेटी का घर उजड़ गया, मेरे पति चल बसे, और इसका जिम्मेदार आपके गांव का एक दरिंदा है। शंभुनाथ का चेहरा गंभीर हुआ। कौन है, और तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने कहा, जमींदार प्रताप सिंह का बेटा करण। नाम सुनते ही चौपाल में सन्नाटा खींच गया। शंभुनाथ ने एक आदमी को कहा, जाओ, प्रताप सिंह और उसके बेटे करण को अब भी पंचायत में बुलाओ। थोड़ी देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। सरिता ने जमींदार के बेटे पर इल्जाम लगाया है। चौपाल पर भीड़ उमड़ आई, चेहरों पर डर और जिज्ञासा। कुछ देर बाद जमींदार प्रताप सिंह अपने बेटे करण के साथ अकड़ते हुए आया। करण की आंखों में शर्म का नामो निशान नहीं, वही घमंड, वही बनावट। उसने हमें देखकर होंठ तिरछे किए। पंचायत बैठी। शंभुनाथ ने कहा, सरिता, बताओ तुम्हारी शिकायत क्या है? मैं रोते हुए पर स्पष्ट शब्दों में वह पूरी कथा सुनाने लगी, जैसी तानिया ने बताई थी। कैसे करण ने अन्वी का पीछा किया, कैसे उसने तमाचा खाने के बाद धमकी दी, और कैसे मेहंदी की रात उसे धमकाकर बुलाया, दोस्तों के साथ मिलकर उसे दबोचा और उसके जिस्म पर ब्लेड से दिल बनाकर अपना नाम करण उकेरा। मेरी बात खत्म होते ही करण ठहाका मारकर हंसा, बोला, वाह सरपंच जी, ये औरत पगला गई है। इसकी बेटी को उसके पति ने किसी कमी के कारण लौटाया, और अब यह दोष हम पर धर रही है। सबूत क्या है इनके पास? प्रताप सिंह गुर्राया। होश में रहो शंभुनाथ, एक विधवा की बातों पर तुम हम जमींदारों की नाक कटवा रहे हो। शंभुनाथ ने मेरी ओर देखा, बोले, सरिता, बिना सबूत पंचायत फैसला नहीं दे सकती। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण था। अन्वी फूट पड़ी। मम्मी नहीं कहकर मेरी बाहों में छुप गई। वह सबके सामने अपने अपमान की कहानी नहीं बनना चाहती थी। मैंने उसे थामा, धीरे से कहा, बेटी, आज अगर हम चुप रहे तो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आज यह दाग मिटाना है। मैं उसे लेकर बुजुर्गों के सामने आ खड़ी हुई। कहा, सरपंच जी, आप सब मेरे बाप भाई समान हैं। एक माँ अपनी बेटी की इज्जत का तमाशा नहीं बनाती, पर मेरे पास इसके सिवा कोई सबूत नहीं।
मैंने कांपते हाथों से अन्वी की कमीज कमर तक उठाई। जैसे ही सबकी नजर उस जगह पड़ी, चौपाल में सन्नाटा गहरा गया। गोरे बदन पर एक सुर्ख बदनुमा दिल उकेरा हुआ और उस दिल के बीचों बीच कटी हुई लकीरों में साफ साफ करण। वह नाम खुद अपने जुर्म का ऐलान कर रहा था। जो चेहरा अभी तक अकड़ा हुआ था, करण का, एकदम पीला पड़ गया। शायद उसे उम्मीद न थी कि राज यूं खुलेगा। प्रताप सिंह की आंखें शर्म और क्रोध से झुक गईं। सबूत सबके सामने था। एक मासूम की कमर पर हिंसा का चिन्ह, जिसके कारण उसका पति उसे बदचलन समझकर छोड़ गया और एक परिवार की इज्जत रसातल में चली गई। शंभुनाथ ने कुछ पल आंखें मूंद ली। जब खोली तो उनमें प्रचंड क्रोध था और आवाज चौपाल में गूंजी, सबूत मौजूद है। जमींदार के पुत्र ने इस बेटी का उत्पीड़न किया और उस पर हिंसक निशान छोड़ दिए, जिससे उसका वैवाहिक जीवन टूट गया। उसने एक लड़की का जीवन, एक पिता की प्रतिष्ठा और एक परिवार का मान लूटा। शंभुनाथ ने आंखें एक पल को फिर बंद की, गहरी सांस ली और बोले, प्रताप सिंह, समूचे गांव के सामने सच और सबूत खड़े हैं। तुम्हारे पुत्र ने न केवल इस बेटी का उत्पीड़न किया, बल्कि उसके जिस्म पर हिंसक निशान छोड़कर उसके वैवाहिक जीवन को भी तोड़ डाला। एक लड़की का जीवन, एक पिता की प्रतिष्ठा और एक पूरे परिवार का मान छीन लिया। प्रताप सिंह कुछ बोलने को उठा, पर शंभुनाथ ने हाथ उठाकर रोक दिया। अब पंचायत बोलेगी, तुम नहीं। निर्णय सुनो। पहला, प्रताप सिंह अपनी आधी जमीन की रजिस्ट्री आज ही पंचायत के समक्ष अन्वी पुत्री सरिता के नाम करवाएगा, ताकि उसके उजड़े घर बार की आर्थिकी संभल सके। दूसरा, करण को सरेआम 100 कोड़े लगाए जाएंगे, ताकि कोई और बेटा किसी की बेटी पर इस तरह की दरिंदगी का साहस न करे। तीसरा, करण को इस गांव की हद से आज ही बेदखल किया जाता है, वह यहाँ फिर कभी नहीं लौटेगा। और चौथा, यदि इस आदेश का उल्लंघन हुआ तो पंचायत कानूनन कार्यवाही के लिए प्रशासन को पत्र देगी और प्रताप सिंह की शेष जमीन भी जब्त कराने की सिफारिश करेगी। चौपाल में सन्नाटा ठिठक गया। करण के गुर्गे बौखलाकर शोर मचाने लगे, मगर शंभुनाथ के इशारे पर गांव के जवान आगे बढ़े, उन्हें काबू में कर लिया। प्रताप सिंह ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, चेहरा शर्म और रोष से तमतमाया। फिर बिना कुछ कहे कुर्सी से उठे और भारी कदमों से बाहर निकल गए। करण की अकड़ पिघल गई, चेहरा सफेद, होंठ सूख गए। गांव वालों ने उसे चौपाल के खंबे से बांध दिया। हवा में खामोशी और थरथराहट गाढ़ी हो गई। कानून के डर से कई लोग सकुचाए तो शंभुनाथ ने कहा, यह पंचायत का दंड सामाजिक है, साथ ही हम थाने को लिखित शिकायत भेज रहे हैं। तुम सब गवाह हो। पटवारी को तत्काल बुलाया गया। कागजात निकले। अन्वी के नाम आधी जमीन की रजिस्ट्री की लिखत वहीं चौपाल पर तैयार होने लगी। मोहरें लगीं, दस्तखत हुए। गांव ने देखा कि पहली बार किसी पीड़िता के हाथ में ठोस हक सौंपा जा रहा है। मैंने आसमान की ओर देखा, जैसे आकाश ने अभी अभी न्याय की ठंडी छाया हम पर डाली हो। मेरी बेटी के माथे पर बदचलनी का झूठा दाग धुल गया। उसकी निर्दोषता सार्वजनिक रूप से साबित हो गई। पर उसी पल दिल से एक हूक उठी, क्या यह इंसाफ मेरे अरुण को लौटा सकता है? क्या यह मेरी बेटी के माथे से तलाक ग्रस्त होने का कलंक एक झटके में मिटा सकता है? इंसाफ मिल गया था, पर मेरी उजड़ी हुई दुनिया वापस वैसे की वैसी नहीं हो सकती थी। मैं एक ऐसी औरत थी जो न्याय पाकर भी भीतर कहीं दबसी रह गई, दिल पर राख, आंखों में चिंगारियां। उधर पंचायत के हुक्म के मुताबिक सजाएं पूरी करने की तैयारी होने लगी। लोगों की भीड़ गाड़ी होती गई, किसी के चेहरे पर संतोष, किसी पर झिझक, किसी पर डर। अन्वी मेरी हथेली कसकर पकड़े खड़ी थी, उसकी उंगलियां बर्फ सी, पर पकड़ इस्पात जैसी। उसने एक बार मेरी ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, माँ अब क्या? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, अब हम सिर उठाकर झेंगे बेटी, अब कोई तुम्हें झूठे इल्जाम से नहीं कुचलेगा। शंभुनाथ ने सख्त स्वर में कहा, फैसला यहीं और अभी लागू होगा।
लिखित कार्यवाही थाने को भेज दी जाएगी। पटवारी, रजिस्ट्री के कागज जनता के सामने पढ़ो। पटवारी ने कागज खोले, खसरा खतौनी के अंश पढ़े। प्रताप सिंह की आधी जमीन अनवी पुत्री सरिता के नाम, गवाहों के हस्ताक्षर हुए, मुहरें पड़ी। चौपाल ने सांस लेकर देखा कि पहली बार पीड़िता के हाथ में हक का कागज थमाया जा रहा है। उधर जवानों ने करण को खंबे से बांध दिया। भीड़ खामोश हो गई। हवा में ठंड और तनाव एक साथ ठहर गए। शंभुनाथ ने इशारा किया, दंड शुरू हुआ। हर कोड़े के साथ चौपाल में सिसकारियां उठी। किसी ने आंखें फेर ली, किसी ने दांत भींच लिए, किसी के माथे पर शर्म की शिकन उभर आई। मैं अपनी बेटी का हाथ और कसकर थामे रही। अनवी ने अपना चेहरा मेरे कंधे में छुपा लिया। उसकी उंगलियां मेरी हथेली में धंस गईं। मुझे महसूस हुआ हमारा डर धीरे धीरे अपने बोझ से हल्का हो रहा है और हमारी रीढ़ सीधी हो रही है। दंड के बाद शंभुनाथ ने दो टूक कहा, आज से कर्ण इस गांव की हद से बाहर रहेगा। कोई उसे पनाह देगा तो पंचायत उसे भी दोषी मानेगी। चौपाल से दो लोग उसे लेकर गांव की हद तक छोड़ आए और पंचायत के लेखक ने थाने के नाम शिकायत का ब्यौरा लिख दिया। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, पर उस दिन गांव की हवा में एक अलग सी ठंडक थी, जैसे कहीं कोई भारी पत्थर हट गया हो। मैंने आगे बढ़कर शंभुनाथ के पैर छुए। उन्होंने हाथ थामकर मुझे उठाया, बोले, सरिता बेटी, आज तुमने गांव को आईना दिखाया है। अगली पीढ़ियां तुम दोनों माँ बेटी का साहस याद रखेंगी। अनवी ने भी झिझकते हुए नमस्कार किया। उसकी आंखों में वर्षों से जमी दहशत की परतों के नीचे एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे की खिड़की खोल दी हो। हम सीधे देवर के घर नहीं गए, सीधे बस अड्डे की ओर मुड़ गए। रास्ते में अनवी चुप थी, पर उसकी चुप्पी अब पत्थर नहीं, नदी जैसी थी, बहती हुई। मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखा। वह पहली बार बिन कांपे सो गई। शाम तक हम शहर लौट आए। अपने पुराने घर की देहरी पर कदम रखते हुए मैंने भीतर ही भीतर अरुण से कहा, देखो, आज तुम्हारी बेटी का दाग धुल गया। तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। अगले कुछ हफ्तों में मोहल्ले के लोग आए, कुछ सचमुच संवेदना लेकर, कुछ जिज्ञासा लिए, पर इस बार मैंने किसी की आंखों से आंखें चुराई नहीं। मैंने सच बताया, एक एक बात। जो कान पहले फुसफुसाहटों के लिए झुकते थे, आज खामोश होकर सुनते रहे। कई औरतें रो पड़ी, कई मर्दों ने सिर झुका लिया और कुछ नौजवान बेटियां अपनी माओं का हाथ पकड़कर मेरे पास बैठ गईं। मैंने अनवी से कहा, बेटी, अब कोई बात भीतर जंग न खाएगी। जितना कहना हो हम साथ मिलकर कहेंगे। कागजों पर चढ़ी जमीन का मतलब दस्तावेजों से ज्यादा था। वह हमारे हिस्से का मान था। मैंने अनवी के नाम वह कागज अलमारी में नहीं, दीवार पर टांग दिया, ताकि हर सुबह उठते ही वह देखे कि उसकी कहानी खोट की नहीं, हक और हिम्मत की है। हम दोनों ने अरुण की तस्वीर के आगे दीप जलाया। मैंने मन ही मन कहा, इंसाफ मिल गया है। पर क्या यह तुम्हें लौटा सकता है, अरुण? क्या एक फैसले से मेरी बच्ची के माथे से तलाकशुदा का दाग यूं ही मिट जाएगा? शायद नहीं। इंसाफ जरूरी है, पर घावों के भरने को समय चाहिए और समाज की आंखों को साफ होने को सच की धुलाई। फिर भी उस सर्द 2016 की दोपहर के बाद से हमारी चाल बदल गई। झुककर नहीं, सीना तान कर। अनवी ने घर के कोने कोने में फिर से रंग भरे। रसोई में चाय की महक, खिड़की पर हरी तुलसी और कमरे में किताबें। रात को वह सोती तो कराहती नहीं, कभी कभी मेरी हथेली थाम लेती और मैं समझ जाती, अब भय का घर खाली हो रहा है और उम्मीद अपना सामान लेकर लौट आई है। मैं आज भी मानती हूँ, आसमान ने इंसाफ किया। मेरी बेटी पर लगा चरित्रहीनता का झूठा धब्बा धुल गया। उसकी निर्दोषता पूरे गांव के सामने साबित हुई। पर यह भी सच है, कोई फैसला अरुण को वापस नहीं ला सकता और कोई कागज रातों रात समाज की जुबान नहीं बदल सकता। हम जीते हैं दिन ब दिन, सांस ब सांस, पर अब हम चुप नहीं रहते। किसी के खोट कह देने भर से कोई खोटी नहीं हो जाती। यह हमने दुनिया को दिखा दिया। दोस्तों,
आप तक यह कथा क्यों लाई? ताकि कोई माँ बाप अपनी बेटी की खामोशियों को जुदाई का डर समझकर टाल न दे। कोई बेटी अपने दर्द को कसम और लाज की दीवारों में कैद न करे। और कोई पंचायत, कोई पड़ोस, कोई शहर यह समझ ले कि इज्जत का बोझ अकेले लड़कियों के कंधे पर नहीं रखा जा सकता। अगर रास्ता भटका न सकूं, तो कम से कम सोचने को मजबूर कर सकूं। यही मेरी मन्नत है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।